तो आज हम S1 S6 देखने वाले हैं, है ना। क्लास की शुरुआत से पहले मैं आपको दो बातें बोल देता हूँ। पहली बात ये कि इसमें जितने भी रूल्स लगेंगे वो मैं आपको PYQs में ही ऑन द स्पॉट बनाकर दिखाऊंगा कि ये रूल इंप्लीमेंट होता है, ये रूल इंप्लीमेंट होता है। ओके। दूसरी चीज, ये जो क्लासेस है वो टाइम टेकिंग होगी, क्योंकि जब आप खुद से S1 S6 सॉल्व करते हो तो 1 से 1.5 मिनट तो उस वक्त ही लग जाता है। तो यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कोई मेथड कि कैसे सॉल्व करना है, तो ऑफकोर्स यार एक क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। किसी किसी में कम भी लगेगा, लेकिन टाइम टेकिंग क्लासेस होगी, ये बात मैं आपको पहले से कह देता हूँ, क्योंकि समझाना और समझना, सीखना और सिखाना दोनों टाइम टेकिंग चीज़ होती है, ठीक है। कोई हलवा तो नहीं खा रहे अपन, है कि नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। लेकिन प्रॉमिस ये करता हूं मैं कि इस क्लास के लास्ट तक अगर आप इसको देखोगे तो आप सही अप्रोच सीख जाओगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप मेरी अप्रोच से चलते हो तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन, पहली चीज हम शुरुआत कर रहे हैं CDS 2 2024 के PYQs से। ओके। तो देखो एक बात ये है कि, अच्छा एक सेकंड कॉल आ गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो पहली चीज, मैं जैसे जैसे रूल्स बताता जाऊंगा आप लिखते जाइएगा। पहली चीज क्या करनी है आपको S1 और S6 दोनों पढ़ने हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, S1 पढ़ के निकल लेते हैं, नहीं, आपको दोनों पढ़ने हैं। ओके। तो पहली चीज तो ये हुई, चलो शुरू करते हैं। S1 में क्या कह रहा है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस पूरी तरीके से अलाइंड है किसके साथ, नेशनल एजेंडा ऑफ आत्मनिर्भर भारत के साथ, और मिशन मोड पर काम करना शुरू कर चुकी है। ओके। S6 क्या कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो इस बात से इन्फॉर्म करवाई जाएगी, विल बी इन्फॉर्म्ड, अप्राइज यानी इन्फॉर्म होता है, तो विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एंटिसिपेटेड रिक्वायरमेंट। एंटिसिपेटेड यानी पूर्वानुमान लगाना, रिक्वायरमेंट का पूर्वानुमान लगाना। किसकी रिक्वायरमेंट, आर्म्ड फोर्सेस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके परिणाम स्वरूप इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसको ये इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, क्या मिल पाएगी कि आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है, और इसके चलते इस प्रकार वो जो है यानी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर कर पाएगी, ताकि वो अपना गोल समझ सके कि मुझे किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। S1 S6 समझ में आया आपको। आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो ये समझ में आया, S1 S6 हो गया। उसके बाद आपको यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सीधा आ जाना है ऑप्शंस पर, और ऐसा आपको उस वक्त करना है जब दो ऑप्शंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हों। क्या कहा मैंने ये कहा कि सबसे पहले S1 S6 पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस देखने हैं। अगर दो ऑप्शंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो ही ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना है पहले, वरना फिर आपको इन सबको रीड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो क्योंकि मुझे यहां पर दो सिमिलर ऑप्शंस दिख गए, मतलब Q से शुरू होने वाले, तो मैं यहां से अचीव कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने Q पहले पढ़ा कि टू पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है स्वदेशीकरण। तो दो ऐसी लिस्ट्स की बात हुई है जिनमें शामिल है, कंप्राइजिंग यानी उनमें शामिल है, उन लिस्टों में क्या शामिल है, 101 और 108 आइटम्स शामिल हैं जो कि हैव बीन इशूड। अच्छा, मतलब इतने आइटम्स वाली जो लिस्ट है वो लिस्ट इशू की गई है। ओके। उसके बाद देखते हैं P, दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन इंडस्ट्री टू हार्नेस देयर पोटेंशियल। और इन लिस्टों के प्रोवाइड हो जाने से इंडियन इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पोटेंशियल को हार्नेस करने की। पोटेंशियल यानी
किस लेवल पर आप काम कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, पोटेंशियल यानी क्षमता। ठीक है, तो इंडियन इंडस्ट्री को वो अपनी पोटेंशियल को हार्नेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड बिल्ड इन इकोसिस्टम, और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिससे कि वो सस्टेन कर पाए, इंडियन इंडस्ट्री सस्टेन कर पाए एंड रिस्पॉन्सिव हो पाए टू द नीड्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, तो ये हमने पढ़ा। क्या ये आपको रिलेवेंट लग रहा है? क्या लिस्ट बना लेने से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी क्या? तो यहां पर आप इसको एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हो, एलिमिनेट वाला भी कोई सेंस नहीं आ रहा, तो मैं इसको इतना ही पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ये पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों करूंगा मैं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर ही मुझे इररिलेवेंस थोड़ा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ लिस्ट्स बना लेने से तो कोई अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिलती है। ओके, तो इसलिए मैं इस वाले को छोड़कर इसको मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको पढ़ूंगा। जब मैं इसको पढ़ता हूं मैं क्या देखता हूं कि टू पॉजिटिव लिस्ट की बात हुई है क्यू के अंदर, और एस के अंदर क्या कह रहा है? देखो, द लिस्ट इंटेंड टू, ये जो लिस्ट बनाई गई है इनका उद्देश्य क्या है कि इंपोर्ट लगाना। किस पर इंपोर्ट लगाना? इन आइटम्स पर। ये जो आइटम्स की बात हुई है इन्हीं की बात वापस आगे हुई है। देखो, इन आइटम्स पर बैन लगाना कब तक? धीरे धीरे करके, स्टेगर्ड मैनर में, यानी धीरे धीरे करके 2025 तक इन सभी आइटम्स पे बैन लगाना, और इंडिजिनस प्रोडक्शन को प्रमोट करना, यानी स्वदेशी निर्माण को प्रमोट करना। यानी कि क्यू और एस जो है वो हाईली रिलेवेंट लग रहा है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हाईली रिलेवेंट है, लेकिन आपको यहीं पर आंसर टिक नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको पहले पूरा पढ़ लेना है जल्दी से। ठीक है, तो क्यूएस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं आर, प्रोजेक्ट्स फील्डेड। जो प्रोजेक्ट फील्ड में हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य यह है कि इंडिजिनाइजेशन को एनकरेज किया जाए, स्वदेशीकरण को एनकरेज किया जाए। और किस चीज का स्वदेशीकरण? डिफेंस टेक्नोलॉजीज का स्वदेशीकरण, है ना, एंड रिड्यूस किया जाए, है ना, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल रिलेवेंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि एस में बात हुई है इंडिजिनस प्रोडक्शन की, और यहां हुई है वो उसी चीज को आगे ले जाने की। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आर के बाद पी, दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, और ये चीज एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी इंडियन इंडस्ट्री को कि वो जो है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस की नीड को समझ पाए और उनको रिस्पॉन्स कर पाए, मतलब कि उनको फुलफिल कर पाए। तो सिंपल सी बात है, जब इन चीजों पर बैन लगेगा, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम होगा, है ना, तो ही तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना इंडियन इंडस्ट्री को कि भाई ये बंदूक यहां नहीं मिल रही मार्केट में, तो चलो मैं बनाता हूं ताकि इंडियन फोर्सेस मुझसे खरीदेगी। समझ पा रहे हो? तो ये लो, पी वाला भी बिल्कुल रिलेवेंट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात खत्म, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन से अपन ने दो चीजें सीखी। मैंने आपको क्या कहा कि पहले S1 और S6 को रीड करना है, उसके बाद ऑप्शंस को आपको उस वक्त लेना है जब आपको दो ऑप्शन सेम वर्ड से शुरू हो, तभी आपको ऑप्शंस के साथ जाना है। बाकी आपको सारे सेंटेंसेस रीड करने हैं, क्योंकि सेंटेंसेस से भी ग्रामर के रूल्स से आप सेंटेंसेस को रीअरेंज कर पाओगे, है ना। आपको पता है क्या, आप अगर ये ऑप्शन नहीं होंगे ना तो भी आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, मैं ऐसा तरीका भी बताता हूं कि बिना ऑप्शन के आप सोल्व कर लोगे। इसीलिए ऑप्शंस के साथ तो आप उस वक्त जाओगे जब आपको कोई दो ऐसे ऑप्शन मिल गए जो कि सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी आप ऑप्शंस के साथ मत जाओ, पहले सेंटेंसेस को रीड करो। अब यहां देखो आप, अब यहां एक और अप्रोच देखो, दूसरी अप्रोच। तो पहला चीज तो हमेशा सेम रहेगा कि भाई S1 और S6 को रीड करना है, तो ये तो पहले कर लेते हैं अपन। चलो, कोविड-19 पेंडेमिक जो है थ्रू ए लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द एंटायर इकोनॉमी। यानी कोविड-19 पेंडेमिक ने बहुत सारे चैलेंजेस डाले, किस पर? इकोनॉमी पर। ठीक है, S6 क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस नीड, इस जरूरत को एड्रेस करने के लिए एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए पेंडेमिक के बाद, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इनिशिएटेड
ARSC एंड अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके, ये चीज हो गया। तो हमने ये चीज पढ़ ली है ना। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस नीड, तो हमें यहां पता चला कि S6 से पहले जो भी सेंटेंस आएगा उसमें किसी न किसी नीड की बात हो रही होगी, हमें ये हिंट चला। तो हमने S1 S6 पढ़ा और हमें ये हिंट लगा कि S6 से पहले यानी कि लास्ट में जो भी सेंटेंस आ रहा होगा उसमें कोई ना कोई नीड यानी कि जरूरत की बात हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद चलो यहां देखो अब ऑप्शंस में क्या आपको कोई दो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो सेम वर्ड से शुरू होते हैं? नहीं दिख रहे तो अब आप ऑप्शंस के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है, आप ऑप्शंस के साथ नहीं जाएंगे, आप यहां पर देखेंगे। आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? जब भी आप सेंटेंसेस को देखो तो सबसे पहले आप दो वर्ड्स को देखो, दिस एंड दीज, इन दो चीजों को देखो आप। ठीक है, ये आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे S1 में क्या बात हुई कि कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए है ना पूरी इकोनॉमी में, है ना। और यहां P में क्या बात हुई है? दीज अर्बन माइग्रेंट्स, ये अर्बन माइग्रेंट्स। तो भाई S1 में तो माइग्रेंट्स की बात ही नहीं हुई, तो P वाला खत्म हो गया। समझ आया? और हमें यह पता चल गया कि P से पहले जो भी आ रहा होगा उसमें माइग्रेंट्स की बात हो रही होगी, यह पता चल गया ना। ओके, अब देखो, हेंस इस प्रकार, इसीलिए दे नीड डिसेंट, उनको डिसेंट रेंटल हाउसिंग की जरूरत पड़ी, अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो कोविड-19 पेंडेमिक सेंटेंस 1 में तो किसी भी ऐसे नाउन की बात नहीं हुई है जिसके लिए प्रोनाउन दे आए, दे यानी वे, तो वे कौन भाई? S1 में तो किन्हीं की बात नहीं हुई, किसी की बात नहीं हुई आदमियों की, तो Q वाला पहले नहीं आ सकता, खत्म हो गया। क्योंकि आपने जब नाउन की ही बात नहीं की तो आप उसके लिए प्रोनाउन कैसे लगा दोगे? दे कौन? S1 में तो कोई है ही नहीं, खत्म। तो Q वाला खत्म हो गया, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब पढ़ते हैं S, द माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू, कि भाई आप कह रहे हो कि माइग्रेशन इस वजह से हुआ, तो इससे पहले आपने कोई चीज कहा होगा ना कि भाई माइग्रेशन हुआ, और फिर आप बताए हो कि माइग्रेशन इसलिए हुआ, है ना। हायरार्की बताया, हायरार्की मेंटेन करना होता है ना कि भाई पहले ये चीज हुई, फिर आप बताते हो ये चीज इसलिए हुई, और फिर ये इस चीज के होने के ये परिणाम निकले, है ना। राजा, फिर राजकुमार, फिर प्रजा, समझ पा रहे हो ना, इसे बोलते हैं हायरार्की। तो इसके हायरार्की के चलते माइग्रेशन टुक प्लेस। क्यों भाई माइग्रेशन क्यों हुआ, पहले वो तो बताओ आप। तो ये खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि द बिगेस्ट चैलेंज जो था वो ये था कि रिवर्स माइग्रेशन ऑफ अर्बन माइग्रेंट्स पुअर इन द कंट्री। जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं उनका रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है। एक व्यक्ति जो होता है वो गांव से शहर में जाता है काम करने के लिए, माइग्रेट होता है वो। फिर जब पेंडेमिक आया तो वो शहरों से गांव जा रहा था, यानी रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। उसके बाद आते हैं एस पर, कि ये जो माइग्रेशन हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि टेम्पररी शटडाउन हो गया था इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो अब काम धंधा है नहीं करने को, तो फिर वो गांव ही जाएंगे ना, माइग्रेशन होगा ना। तो सिंपल है, RS लॉजिकली लग रहा है। फिर आ जाओ P पर, और दीज अर्बन माइग्रेंट्स, इन अर्बन माइग्रेंट्स की बात हो गई। और अब आ रहा है कि ये जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं वो जो कि वो स्लम्स में रहते हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, और पेरी अर्बन यानी शहर के आसपास के, शहर की पेरिफेरी में रहते हैं, है ना, ताकि उनकी कॉस्ट की हाउसिंग बहुत कम लगे। क्योंकि बेचारे वो गांव से आके शहर में काम कर रहे हैं, तो अगर वो जो काम करेंगे उतना पैसा उन्होंने हाउसिंग में लगा दिया तो फिर तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं ना, इसलिए गांव भेजने को। तो इसलिए वो ऐसे छोटे छोटे स्लम्स वगैरह में रहते हैं। तो ये जो अर्बन माइग्रेंट्स है वो स्लम्स वगैरह में रहते हैं। उसके बाद क्यों कि हेंस, और इसीलिए उनको एक डिसेंट रेंटल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत पड़ती है अपने काम वाले इलाके के आसपास, है ना। और इस हाउसिंग की नीड को पूरा करने के लिए ही प्रधानमंत्री ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लाया था। सिंपल। तो भाई हो गया ना डी वाला यार, खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ आया। तो अब तक मैंने जो चीजें तुम्हें बताई वो मैं वापस से समझा दे रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा
S1 S6, सबसे पहले हमें ये करना है, ठीक है। ये रूल तो तुमने लिख ही लिया, सिंपल। उसके बाद हमें ऑप्शंस के साथ हमें तब जाना है जब कोई दो ऑप्शन सिमिलर मिले तब, और जब ऑप्शन दो सिमिलर नहीं मिल रहे हैं तो फिर ऑप्शन देखने का मतलब नहीं है, फिर आप सेंटेंस पढ़ते हो। ओके, ठीक। तो सेंटेंस पढ़ते वक्त आप सबसे पहले चीज क्या देखते हो, दिस और दीज, है ना, क्योंकि दिस और दीज क्या है, प्रोनाउंस है, और ये प्रोनाउंस किसी ना किसी नाउन के लिए आते हैं, यानी जिस नाउन की बात पहले हो चुकी होती है। समझ पा रहे हो? तो ये हमें रिलेट करने में हेल्प करता है ये चीज। तो दिस और दिस को सबसे पहले देखना है। समझ आया कि नहीं आया? यस, सबसे इजी तरीका है। तो ये हो गया। तो S1 S6 पहले देखना है, उसके बाद ऑप्शंस को देखना है तब जब वो सेम ऑप्शन शुरुआत हो रही हो, और अगर वो सेम ऑप्शन शुरुआत नहीं हो रही है तो आपको सेंटेंसेस पढ़ना है, और सेंटेंसेस पढ़ते वक्त आपको सबसे पहले दिस और दिस को देखना है। ये 3 रूल मैंने आपको बताए। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और रूल्स भी सामने आएंगे। देखो S1, सबसे पहले S1 पढ़ोगे, क्या बात हो रही है S1 में कि गगनयान इज ए नेशनल प्रोग्राम, जहां पर जिस प्रोग्राम में वेर इन इसरो इज लीवरेज करना, यानी लीवर क्या होता है भाई, किसी चीज को उठाने के काम आता है ना, तो लीवरेज यानी किसी चीज को प्रोत्साहित करना। तो गगनयान प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इसरो जो है वो प्रोत्साहित कर रहा है डोमेन एक्सपर्टाइज को। डोमेन का मतलब होता है फील्ड, तो फील्ड एक्सपर्टीज को गगनयान इसरो जो है वो प्रमोट कर रहा है। यानी भाई अगर तुम जो है अच्छा इंजन बना सकते हो तो तुम इंजन बनाओगे, तुम अच्छे विंग्स बना सकते हो तुम अच्छे विंग्स बनाओगे, तुम अच्छा क्या बोलते हैं थ्रस्ट जनरेट करने वाली चीज तुम बना सकते हो तो तुम ये बनाओगे। यानी जिस काम में जो एक्सपर्ट है इसरो उसी को वो काम दे रहा है, उन्हीं कंपनी एजेंसीज को वो काम दे रहा है। मतलब इस तरीके से वो गगनयान मिशन में प्राइवेट एजेंसीज को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इस गगनयान प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए वो ऐसा कर रहा है। उसके बाद S6 देखते हैं। इट विल ले द फाउंडेशन फॉर ए सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। और ये पूरा जो चीज है वो एक नींव रखेगा, किस चीज की नींव रखेगा, सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, भारतीय ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रोग्राम की नींव रखेगा इन द लॉन्ग रन। यानी इसी के चलते बाद में जो है इंडिया जो है इंसानों को भी स्पेस में भेजेगा, ऐसा ये कह रहा है। सिंपल, ओके। तो हमने S1 S6 पढ़ लिया, हमें S1 और S6 से जो भी जानकारी मिली वो हमने ग्रहण कर लिया। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पर, और ऑप्शंस अगर सेम दिख रहे हैं तो ही ऑप्शंस के साथ जाएंगे। सेम ऑप्शन दिख गए ना, दिख गए तो चलो भाई इनको करते हैं। अगर ऑप्शन ए एलिमिनेट हो रहा होगा तो 2 ही खत्म हो जाएंगे। चलो देखते हैं, क्यों वाला देखते हैं। द गगनयान प्रोग्राम, अब S1 में गगनयान की बात हुई है तो भाई उसके आगे यानी कि शुरुआत में भी गगनयान की बात हो सकती है ना, हो सकती है। द गगनयान प्रोग्राम मार्क्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ इंडियाज स्पेस एंडेवर, कि जो ये गगनयान प्रोग्राम है वो इंडिया की स्पेस प्रोफाइल में ग्रोथ करेगा। ओके, हाँ, एंडेवर का मतलब होता है जर्नी, ठीक है, यस। तो ये हो गया। उसके बाद देखो P, विथ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के साथ अ न्यू वर्टिकल हैज बीन क्रिएटेड, एक नया वर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया है इसरो के अंदर, ठीक है, टू स्टीर दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ को स्टीर करने के लिए। तो भाई Q के अंदर ग्रोथ की बात हुई ना, और आगे दिस ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ, जो P से पहले आप Q में बात कर चुके हो, यानी QP का सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो QP का सीक्वेंस आपको A में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर इतना जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर भी आपको पूरे कम से कम पूरे चारों ऑप्शंस तो पढ़ने ही है, मतलब चारों जो है आपको सीक्वेंस में इन सभी को एक साथ पढ़ना ही है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने QP पढ़ ही लिया, R पढ़ लेते हैं। चलो, दिस न्यू वर्टिकल, अब देखो यहां पर एक नए वर्टिकल की बात हुई है तो उसके आगे वापस से वही बात हुई कि ये जो नया वर्टिकल जो है वो एनविसेज करता है, यानी सपोर्ट करता है, एनविसेज करता है, एनविसेजेस अंडरटेकिंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट इन द शॉर्ट टर्म। एनविसेज करना का मतलब ये होता है एनविजन, यानी पहले से कोई चीज सोच लेना, एनविजन करना, पूर्व दृष्टि करना। तो ये जो नया वर्टिकल है, इसरो ने जो नया वर्टिकल बनाया है,
ये क्या काम करता है, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, उसको लेकर उस चीज पर काम करेगा। ओके, उसके बाद है एस, अ न्यू इसरो सेंटर ह्यूमन स्पेस सेंटर हैज बीन फॉर्म्ड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट। तो सबसे पहले तो लो अर्थ ऑर्बिट की बात हुई, ठीक है, ये देखो ह्यूमन फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद हायरार्की देखो कि फिर लोअर ऑर्बिट की बात हो गई, तो फिर ऑर्बिट के अंदर एक स्पेस सेंटर बनाने की बात हुई। हायरार्की मेंटेन कर रहे हो ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं सीडीएस फर्स्ट 2025 के पीवाईक्यूज। अब देखो भाई, एक बार क्या हुआ कि एक बार की बात है, मैं S1 S6 पढ़ा रहा था, कोई बच्चा ने मेरे को लिख कर भेजा था लाइव क्लास के अंदर, लाइव क्लास ले रहा था मैं, लाइव क्लास में बच्चे ने लिख कर भेजा था कि सर आपने क्या बोलते हैं यार, हाँ, क्या सर आप ये खुद से सोल्व कर रहे हो या फिर आप आंसर की देखकर सोल्व कर रहे हो। तो यार अगर ऐसा कोई डाउट तुम्हारे अंदर भी हो तो मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि आंसर की में ऑप्शन हो सकता है A B C D, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना होता है। समझ गए क्या यार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं खुद से सोल्व कर रहा हूं ऑफ कोर्स। और सीडीएस फर्स्ट 2025 की आंसर की कहां मिलेगी तुम्हें, कहीं नहीं मिलेगी। और जो भी लोग बनाते हैं मैं किसी पे बिलीव नहीं करता, मैं खुद पे बिलीव करता हूं। ओके चलो तो खुद से शुरू करते हैं सीडीएस फर्स्ट 2025। चलिए, ऑफिशियल आंसर की है तो मैं उसको जरूर मानता हूं, लेकिन बाकी तो अपना अपना सब दिमाग लगाते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाता, मैं अपने लॉजिक्स के साथ जाता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीडीएस फर्स्ट 2025 के आंसर्स। अभी मजा आएगा तुम्हें। देखो भाई, सबसे पहले चीज S1 को पढ़ो, फिर S6 को पढ़ो। S1 हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत जरूरी हैं फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज डेवलपमेंट, कि भाई हमारे जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए, और हमें हमारे आसपास की चीजों को हमें डेवलप करने के लिए, है ना, रिसोर्सेज की जरूरत है। रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल हो गया, गैसेस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद हम S6 पढ़ते हैं। कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिसोर्सेज को यूज करना बंद कर दें, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है, बट उसका मतलब ये है कि एम्फेसिस इज जुडिशियस एंड प्लेन्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि एक सोच समझ कर, जुडिशियस यानी जैसा जज साहब होते हैं तो जो सोच समझ कर फैसला लेते हैं ना, तो उसी से वर्ड बना है जुडिशियस, यानी सोचा समझा हुआ फैसला। ठीक है, तो हम सोच समझ कर प्लेन्ड तरीके से उनका यूज करें रिसोर्सेस का, इसी को कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो S1 में ये बात हुई, S6 में ये बात हुई। S1 में ये बात हुई कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे जिंदा रहने के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और S6 में ये बात हुई कि रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से हमारा क्या मतलब है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शंस पे, और हमने देखा कि भाई कोई भी ऑप्शंस जो है वो सिमिलर वर्ड से शुरू नहीं हो रहा, तो हम ऑप्शंस के साथ नहीं जाएंगे, हम सेंटेंसेस के साथ जाएंगे। और सेंटेंसेस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले दिस या फिर दीज। तो हमें दिख रहा है दीज कंसिक्वेंसेस, ये है परिणाम। तो भाई कौन से परिणाम, S1 में तो कोई परिणाम की बात नहीं हुई, यानी Q तो सबसे पहले आ ही नहीं सकता, इससे शुरुआत नहीं हो सकती। कंसिक्वेंसेस, परिणाम, कौन से परिणाम, आप परिणाम को ढूंढो, आपको ये मिल गए, परिणाम मिल गए, यानी Q से पहले जो है वो R आएगा। इतना पता चला। और आप देख पा रहे हो कि इसमें Q से पहले R नहीं है, इसमें Q से पहले R नहीं है, इसमें Q से पहले R है। समझ आया? तो अब वापस से आप इसको ऑप्शन को चेक कर लो कि यह सीक्वेंस सही है या गलत है। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, तो चेक करते हैं दीज कंसिक्वेंसेस, कौन से कंसिक्वेंसेस, तो सबसे पहले तो कंसिक्वेंसेस की बात होगी। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को मैं पूरे को पढ़ रहा हूं, P, है ना, कि रिसोर्सेज की बात होगी, कि रिसोर्सेज जो है हमारे लिए जरूरी है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड अनप्लान्ड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट हाउएवर आर लीडिंग टू देयर डिप्लीशन, कि उनका डेवलपमेंट के लिए हम उनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उस चीज से उनका डिप्लीशन हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो P वाला सही है, यहां डेवलपमेंट की बात हुई, यहां डेवलपमेंट की बात हुई, P वाला सही है। फिर R चलते हैं, सच डिप्लीशन, भाई यहां डिप्लीशन की बात हुई और R वाले में भी डिप्लीशन को फॉलो कर दिया इन्होंने आगे। तो भाई इस प्रकार का डिप्लीशन, किस प्रकार का, जिसकी बात P में हुई, तो PRB सीक्वेंस बन गया। लो
अब देख लो पीआर और कहीं है क्या, ये रहा, लेकिन ये तो हम पहले से ही हटा चुके हैं क्योंकि क्यू पहले नहीं आ सकता। यानी आपका फाइनल आंसर सी ही है, 100%, इससे अलग आंसर नहीं हो सकता। लॉजिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल लॉजिकल। समझ में आया कितना आसान है, समझ गए ना। तो अभी तक हमने वो 3 ही रूल पढ़े। हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले S1 S6 को देखना है, फिर ऑप्शंस को तब देखना है जब सिमिलर वर्ड के साथ ऑप्शन शुरू हो रहे हो। अगर सिमिलर वर्ड के साथ ऑप्शन शुरू नहीं हो रहे तो आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है और दिस और दिस जैसी चीजें जो है वो हमें देखनी होती है। समझ में आया ना। तो हमने 3 चीजें देखी, 3 रूल से हम अभी तक चल रहे हैं। चलो S1 देखते हैं, शुरू करें क्वेश्चन को, है ना। आराम से शुरू करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। देखो तो मैंने कहा था ना क्लास में टाइम तो लगेगा यार, लेकिन बेनिफिशियल होगी क्लास, ये पक्का मेरी गारंटी। ओके चलो अब इसको जरा वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करो, इसको खुद से सोल्व करो, इसको ट्राई करो, होता है तो मैं करता हूं। ओके तो फटाफट से आप करो इसको, मैं करूं, चलो मैं करता हूं। देखो सबसे पहले S1 पढ़ो। द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स नोन एज द विंध्यन माउंटेन रेंजेस, ठीक है। विंध्यन माउंटेन रेंजेस जो कि सतपुड़ा माउंटेन के नॉर्थ में है, ठीक है। और विंध्या और सतपुड़ा के बीच में जो रिवर बहती है, ठीक है, बता दो कौन सी है। विंध्यन माउंटेन रेंजेस ऑक्यूपाई ए लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट टू द सासाराम एंड देहरी ऑन सोन इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या बात हुई है S1 में, यह बात हुई है कि सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स जो है, जिनको कि विंध्यन माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, वो एक बहुत बड़ा बेसिन को घेरे हुए हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ यानी कि जहां पर मैं अभी बैठा हूं, मेरा शहर चित्तौड़गढ़ से लेके देहरी ऑन सोन कहां है, बिहार में, बिहार तक फैली हुई है। ओके यस। उसके बाद हम पढ़ते हैं S6। द पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल नोन फॉर डायमंड प्रोडक्शन। तो S6 में क्या बात हुई है, मेन बात क्या हुई है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डायमंड प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। ओके सिंपल। अब हम आगे चलते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, लेकिन ऑप्शंस में तो कोई ऐसे नहीं है क्या। चलो ऑप्शन नंबर ये रहा, ठीक है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर सकते हैं, हमें मिल गया हिंट, वन ब्रांच ऑफ द बेसिन एक्सटेंड फ्रॉम सासाराम टू होशंगाबाद। कि अब देखो यहां पर बेसिन की बात हुई है ना, तो उसके बाद वापस से उसी चीज की, उसी नाउन की बात दोबारा होती है तो उसके आगे द आता है, ठीक है। यानी पी वाला शुरुआत में आएगा कि इस बेसिन की एक ब्रांच जो है वो सासाराम से होशंगाबाद तक फैली हुई है। ओके यस। उसके बाद देखो आर रिलेवेंट है क्या, दिस ब्रांच, यस यार ये वन ब्रांच की बात हुई है, उसके बाद वही ब्रांच की बात दोबारा हो गई, तो दिस ब्रांच ऑफ दिस बेसिन ऑक्यूपाइज अ लार्ज कंटिन्यूअस एरिया स्ट्रेचिंग ओवर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम द चंबल टू द सोन। और चंबल से सोन तक का इलाका जो है वो इस ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो पीआर हो गया रिलेवेंट। फिर आ गया एस। सेवरल आइसोलेटेड एक्सपोजर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन द बस्तर एरिया, कि छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में जो है इस तरह के, अब जो वो बेसिन जो है ना, सोन रिवर, चंबल रिवर से सोन रिवर तक का जो बेसिन फैला हुआ है, उसके बाद ये जा रहे हैं उसके अंदर कि उस बेसिन में आखिरकार है क्या। सबसे पहले हम बात की ब्रांचेस की, फिर उसके बाद की उसी ब्रांच की बात दोबारा, दिस ब्रांच। उसके बाद उस ब्रांच में मिलता क्या है आखिरकार, तो उसमें मिलती है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड वगैरह वगैरह। कहां मिलती है, इस एरिया में। ये हो गया एस, ठीक है, ये भी रिलेवेंट जा रहा है। फिर क्यू, इन सम ऑफ द एक्सपोजर्स, और एक्सपोजर्स की बात हुई है, बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, एंड कुछ एक्सपोजर्स में जो कि इंडियन सिस्टम्स के हैं वहां पर डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्लोमरेट्स भी मिलते हैं। डायमंड के कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब होता है ढेर, मतलब एक जगह डायमंड का किसी एक जगह इकट्ठा होना, तो वो भी मिलता है आपको। ये हो गया, बिल्कुल रिलेवेंट है। ओके बिल्कुल रिलेवेंट है। और आप देख पा रहे हो कि क्यू के बाद S6 में भी डायमंड की बात हुई है यार, डायमंड प्रोडक्शन, तो क्यू लास्ट में आना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलो आगे चलते हैं।
अच्छा, ये एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप नए हो CDS रगड़ा पर, तो CDS रगड़ा एप्लीकेशन, CDS रगड़ा एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, एप्पल ऐप स्टोर पर भी माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके, है ना, एक कोड होता है, वो कोड डालिएगा। कौन सा कोड होता है? UCGLIG, UCGLIG, ये कोड है मेरे ऐप का। तो आप एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करोगे, ये कोड डालोगे, उसके बाद आप साइन इन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे मॉक्स, PYQ पर बेस्ड मॉक्स, है ना, विथ ग्रेट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आराम से, सब कुछ फ्री है, ठीक है। आराम से आप मॉक्स वगैरह लगा सकते हो। ओके, चलिए, तो ये इन्होंने हमें बता दिया। ओके, तो एक नया रूल क्या बन गया? सबसे पहले S1 S6 को पढ़ो, ये तो पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? ऑप्शन को तब देखो जब दो ऑप्शन सिमिलर हो, तब प्रायोरिटी में ऑप्शन को दो, वरना प्रायोरिटी ऑप्शन को मत दो, इन सेंटेंसेस को दो। और सेंटेंसेस को भी जहां पर दिस और दीज लिखा है शुरुआत में, उनको प्रायोरिटी दो, ठीक है, उनसे हम रिलेट कर पाते हैं ना, इसलिए। तो तीसरा ये हो गया। चौथा ये हो गया कि सबसे पहले जब आप इन सेंटेंसेस को प्रायोरिटी दे रहे हो तो बिना ऑप्शन को देखे सबसे पहले आपको इन सेंटेंसेस को पूरा एक बार इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ लेना है। तो रीड द सेंटेंसेस फर्स्ट। तो भाई मैं रूल आपके सामने बना रहा हूं यार, ठीक है, आपके सामने, और ये रूल आगे इंप्लीमेंट होंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अभी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा हमने कोई रूल बनाया, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, और जो काम नहीं करे उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ये होती है अप्रोच। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें सिखाना कि तुम खुद से कैसे बना सकते हो चीजें। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया। अब आप देख रहे हो ना, डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स वो बदलती रहती है। ये लो यार, फॉर एग्जाम्पल कि एक 10 एकड़ का फार्मर जिस केरला में जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो बड़ा फार्मर है, और वाइल कब आता है? जब आप कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो। जबकि राजस्थान और पंजाब में वही फार्मर जो है, यानी 10 एकड़ वाला, वो स्मॉल और मीडियम फार्मर की कैटेगरी में आता है। तो डेफिनेशन जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। ये लो आर वाले ने हमें बता दिया, तो इतना इजी था। अगर हम सभी सेंटेंस एक बार पूरा पढ़ लेते ना तो हम बहुत जल्दी से इसको सोल्व कर लेते, है ना। इसीलिए हमने ये नया रूल बनाया है, क्योंकि ये नया रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे चले। तो भाई हम गलतियां करेंगे और नए रूल्स बनाएंगे, गलतियां करेंगे नए रूल्स बनाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। और फाइनली जाके जो फाइनल रूल्स बनेंगे वो हमारे लेजेंड रूल्स होंगे, उन्हीं को हम फिर लाइफ टाइम फॉलो करेंगे, मतलब कि जब तक आपका पेपर नहीं निकलता। ओके, चलो। और भाई इसी बार में निकालना है हो, हाँ, जब तक का मतलब ये नहीं कि भाई जब तक है जान तब तक लगाते जाओ, है ना, ऐसा नहीं है। और यश बोस तू चाय पी रहा है, मेरे लिए चाय का है। मधु, वेयर इज माई टी? नहीं है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। शिक्षक हमेशा गरीबी में ही जीता है, चाय की गरीबी। मतलब पानी तो पाता है। तो ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। द मिनिमम थर्मोमीटर हैज ए लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इज कलरलेस एल्कोहल। तो हमें बात क्या हुई? मिनिमम थर्मोमीटर की बात हुई। मुझे नहीं पता ये किस प्रकार का थर्मोमीटर होता है, मैंने नाम, है ना, हाल ही में सुना है। तो मिनिमम थर्मोमीटर जो है वो एक लार्ज बोर, उसके अंदर क्या होता है, उसमें फ्लूइड क्या होता है, थर्मामीटर का फ्लूइड, जैसे कि जिसमें कि आप मर्क्यूरी का भी यूज़ करते हो, उसी तरीके से जो मिनिमम थर्मामीटर होता है ना, उसका फ्लूइड क्या होता है? कलरलेस एल्कोहल उसका फ्लूइड होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद S6 देखो, द डेली टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड सिंस द परमानेंट कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर इज डिजायर्ड। तो डेली टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ, सिंस यहां पर बिकॉज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर परमानेंट कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके, यस। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पर, और हमारे लिए तो सोने पे सुहागा भाई, SS QQ, मजा आ गया। तो सबसे पहले Q को पढ़ते हैं। रीसेटिंग द डम्बेल। द नाउन के पहले द कब आता है? नाउन के पहले, हाँ, जब उस नाउन की बात पहले हो चुकी होती है। तो S1 में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना बाबा, तो Q वाला तो शुरुआत में नहीं आ सकता।
इसको बर्बाद कर दो, क्योंकि डंबल की बात हुई नहीं तो द डंबल कैसे आ जाएगा? पहले अ डंबल तो आएगा ना, फिर द डंबल आएगा ना, बात खत्म। चलो आगे चलते तो आगे चलते हैं, एस देखते हैं कि इट इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली एंड एज द एल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर द मेनिस्कस ऑफ द एल्कोहल पुश द इंडेक्स डाउन। ठीक है, तो ये बात यहां पर मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि भाई एल्कोहल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब कि सिकुड़ी, और इंडेक्स जो था यानी जो वो पैमाना होता है स्केल, वो डाउन आ गया। ठीक है, बस इतनी मेरे को इतने समझ आया। ओके, जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तब। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं क्यों रीसेटिंग द डंबल। अभी भी डंबल की बात नहीं हुई भैया जी, तो द डंबल कैसे आ गया? बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। अब देख लो आप, एस के बाद आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इंडेक्स की बात हुई, फिर ये कह रहा है अ टाइनी डार्क इंडेक्स। अब आप कहोगे अ टाइनी डार्क इंडेक्स इन द शेप ऑफ ए लॉन्ग डंबल इज प्लेस्ड अ लॉन्ग डंबल। आर में बात हुई, फिर क्यू में द डंबल, अ डंबल द डंबल। अब आया ना मजा, है ना, आर्टिकल्स वाला रूल लग गया। ठीक है, माई फादर ब्रिंग अ डॉग, माई फादर ब्रिंग अ डॉग। फिर उसी डॉग की बात अगर आगे कर रहे हो तो पहले आपने अ क्यों लगाया? क्योंकि वो डॉग आपके लिए अनजान है, मतलब आप जिस डॉग की बात कर रहे हो उससे मैं तो अनजान हूं ना, तो मुझे तो नहीं पता कि कौन सा डॉग। तो आपने पहले बताया कि माई फादर ब्रिंग अ डॉग, मेरे पापा एक कुत्ता लाए, इनडिफिनिट आर्टिकल, एक कुत्ता लाए। फिर आपने लगा दिया द डॉग, यानी वही कुत्ता जिसकी बात पहले हो चुकी है, तो एक बार बात हो गई तो वो डिफाइन हो गया ना, तो डिफाइनेट आर्टिकल ऐसा। तो माय फादर ब्रिंग अ डॉग एंड द डॉग इज वाइट, कुत्ता सफेद है, तो द डॉग वापस वही कुत्ते की बात दोबारा कर रहे हो, द लगा रहे हो, यही तो कंसेप्ट है। ठीक है, तो सिंपल ग्रामर का कंसेप्ट था, इजी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अभी तक है ना, लेकिन रूल में कोई बदलाव नहीं है, रूल तो वो के वही है अब तक हमने सीखे। S1 और S6 वापस से पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटेशियस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट इतने इतने मिलियन ईयर्स अगो टू इतने इतने मिलियन ईयर्स अगो। यानी क्रिटेशियस पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड बताया गया है कि इतने इतने टाइम तक वो रहा था। ओके, उसके बाद सेम ऑप्शंस देखो है क्या, ये रहा क्यू क्यू। तो सबसे पहले क्यू को देख लो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड द पेनिनसुला वाज अफेक्टेड बाय इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। तो अभी तो क्रिटेशियस पीरियड की बात हुई है, उसके बाद क्या एंड की बात हो जाएगी? हाँ, हम नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो क्यू वाला हम मान लेते कि आता है। ओके, उसके बाद एस देख लो, तो यहां बात हुई है वोल्केनिक एक्टिविटीज की। ओके, वोल्केनो का चैप्टर पता होगा आपको, सीडीएस वगैरह पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है वोल्केनोस का, उसमें टाइप्स ऑफ वोल्केनोस का बता रखा है मैंने, वो देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, यस। तो इस पीरियड के अंत में पेनिनसुला, कौन सा पेनिनसुला? यहां पर बात हो रही है भाई द पेनिनसुला, है ना। तो यार द पेनिनसुला, कौन सा पेनिनसुला? पहले तो किसी की बात नहीं हुई, तो क्रिटेशियस पीरियड में कौन से पेनिनसुला की बात हो रही है? तो क्यों तो खत्म ही हो गया ना यार, सिंपल लॉजिक जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। आर्टिकल द कैसे आ गया, है ना, इसकी बात पहले तो हुई नहीं, तो ब्रह्मांड में आप किसकी बात कर रहे हो हमें क्या पता। तो आगे चलो, पी वाला देखो, अपार्ट फ्रॉम डिपोजिट्स के अलावा इस पीरियड में, दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी एंड आउटपोरिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लावा। कि डिपोजिट्स के साथ साथ, यानी जो रिवर्स का डिपोजिट होता था उसके साथ साथ इस पीरियड में लावा भी निकला है, बहुत ज्यादा लावा भी निकला है, और जिससे कि आपका डेक्कन ट्रैप बना है। अब स्पेसिफिक नाम आया ना डेक्कन ट्रैप, तो हमें पता चलेगा कि इंडिया की बात हो रही है ना, डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया। डेक्कन ट्रैप बना है जो कि प्लूटोनिक रॉक्स एंड गेब्रो, हाँ प्लूटोनिक रॉक्स जैसे कि गेब्रो एंड ग्रेनाइट से बना हुआ है। ओके, डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ एंड इंट्रूजन ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है कि जमीन के अंदर ही कोई चीज ठंडी हो जाना, ठीक है, तो उससे बना है गेब्रो और ग्रेनाइट्स की चट्टानें उस डेक्कन ट्रैप के नीचे जो है
इस प्रकार की चट्टानें हैं, ऐसी बात हुई है, ठीक है। पी, तो पी के बाद भाई आर देख लो, दिस आउटपोरिंग, यहां पर आउटपोरिंग की बात हुई। आउटपोरिंग यानी बाहर फूट कर बाहर आना, है ना, जैसे वोल्केनो फटता है और लावा बाहर आता है, तो उसके बाद आर से रिलेट कर दिया, बात खत्म। और पी के बाद क्या क्यू आ सकता है क्या, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। पी आर रिलेवेंट है ना यार, सीक्वेंस बैठ रहा है, बात खत्म। तो जो आर्टिकल वाला मैंने रूल पढ़ाया उसको लगाकर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते ना। लेकिन एक बात देखो, यहां बात हुई है पेनिनसुला की, है ना, और आप देख पाओगे हायरार्की एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात, आपका दिमाग हिल जाने वाला है। हायरार्की कितना अच्छा कंसेप्ट है, लेट मी सी इट। देखो, पेनिनसुला, डेक्कन ट्रैप जगहों का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड, ये होते हैं की पॉइंट्स। और जब भी की पॉइंट्स आए तो की पॉइंट्स को देखकर आपको, जैसे हिमालयास, है ना, उसके बाद ये देखो डाइवर्जेंट फेसिस, की पॉइंट्स, डाइवर्जेंट फेसिस को छोड़ भी दो तो हिमालयास, पेनिनसुला, दक्कन ट्रैप जगहों की नाम हुई है। और ये जगह जो हमेशा किसी भी पैराग्राफ में आए, किसी भी एसएन में, तो वो की पॉइंट्स में आती है, और की पॉइंट्स में आती है और वो हायरार्की का काम करने में हेल्प करती है। हायरार्की आप मेंटेन कर सकते हो उससे। तो भाई सबसे पहले इंडियन पेनिनसुला की बात होगी, ये इंडिया का पूरा मैप बनेगा। पेनिनसुला कैसे कहते हैं, पूरे भारत को कहते हैं ना, तो ये इंडियन पेनिनसुला ये मैप बनेगा, ठीक है। उसके बाद तो इंडिया के बाद तो आएगा ना, इंडिया के बाद हायरार्की में आएगा आपका डेक्कन ट्रैप, ठीक है। फिर डेक्कन ट्रैप का पार्ट आपका क्या बनेगा, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र में लोनार लेक, समझ रहे हो ना, बड़ी चीज, फिर छोटी चीज, फिर छोटी चीज, फिर उसमें और छोटी चीज, समझ रहे हो, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, वैसा सीक्वेंस बनेगा, समझ पा रहे हो, यस। तो जो भी की पॉइंट्स हो उनको आपको नोटिस करना है, यही रूल मैं आपको सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने फुल कॉन्फिडेंस से इस क्वेश्चन को मैंने गलत किया। ओके, तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि भैया की पॉइंट्स को मेंटेन करना है, की पॉइंट्स को देखना है, नाम जहां भी आए जगहों का। यानी अगला रूल आपका क्या बन गया, यस, हमने जितने भी रूल देखे, पहला रूल क्या था, S1 S6 को पढ़ना है पहले। फिर दूसरा कि भाई अगर दो ऑप्शंस हो, शुरुआत में दो वर्ड सेम हो तभी ऑप्शन की तरफ जाना है, और ऑप्शन अगर शुरुआत में वर्ड सेम ना हो तो आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं। सेंटेंसेस में सबसे पहले दिस और दीज वाले सेंटेंसेस को प्रायोरिटी देनी है, और हाँ, उन सभी सेंटेंसेस को पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। और पांचवा रूल कि हायरार्की को मेंटेन करना है। हायरार्की, कीवर्ड्स ऐसे लिख लो, पांचवा रूल, कीवर्ड्स लीड्स टू हायरार्की, समझ पा रहे हो, यस। तो कीवर्ड्स देखने हैं ताकि हायरार्की मेंटेन कर पाओ। और आप देखोगे कि सबसे पहले पेनिनसुला की बात होगी, उसी के बाद तो दक्कन ट्रैप की बात होगी, और एक और हायरार्की आप इससे मेंटेन कर सकते हो। देखो क्यों में बात हुई है कि क्रिटेशियस पीरियड के दौरान, है ना, एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड के दौरान क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तभी तो लावा आएगा ना, तो वोल्केनो आएगा पहले, वोल्केनो की बात पहले होगी, फिर लावा की बात होगी। तो ये लो एक और बात हो गई, समझ पा रहे हो, यानी पहले क्यू आएगा, वोल्केनो की बात होगी, फिर पी एरप्शन की बात होगी, फिर आउटपोरिंग ऑफ लावा से दिस आउटपोरिंग से आप मेंटेन कर लोगे पीआर का सीक्वेंस, और फिर हो जाएगा एस का सीक्वेंस। एस को कैसे मेंटेन करोगे, देखो इसको पढ़ो, दिस आउटपोरिंग ऑफ लावा has been widely distributed in the country with the divergent faces of deposits being found in different parts of India। यानी जो लावा बाहर निकला है ये पूरे कंट्री में फैला हुआ है डाइवर्जेंट फेसिस ऑफ डिपॉजिट्स के रूप में। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, टू द रिलेटिवली न्यूअर हिमालयाज, दीज फेसिस, कौन से फेसिस जिनकी बात यहां हो चुकी है,
यानी आर पहले आएगा फिर एस आएगा, आर एस। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए क्या? तो इससे इस क्वेश्चन से हमने एक और रूल निकाला, जब भी कीवर्ड्स आपको दिखे, जगहों के नाम जब भी दिखे, तो आपको हायरार्की वाले रूल को प्रायोरिटी देनी है। समझ में आया? यस, दिस इज द थिंग। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। चलो लगाओ ये क्वेश्चन फटाफट से। ड्राउट इज ए कंटिन्यूअस एंड लेंथी पीरियड ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कि सूखा क्या होता है? ड्राउट। ड्राउट इज ए कंटिन्यूअस, है ना, एक लेंथी और कंटिन्यूअस पीरियड जिसके दौरान, है ना, अच्छी खासी बारिश के दौरान, अच्छी खासी बारिश ना हो, नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल ना हो रेनी सीजन, मतलब बारिश वाले सीजन में भी बारिश अगर नहीं हो रही है तो उसे ड्राउट कहते हैं। मोटी मोटी बात ये है। आगे चलते हैं। इन इंडिया ड्राउट्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन द एरियाज वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज ओवर 20%। तो इसकी बात हुई है कि रेनफॉल कितनी कितनी होती है, मतलब इंडिया में ड्राउट्स कहां कहां देखने को मिलते हैं, किन किन इलाकों में, वो हमने बात कर ली। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब ऑप्शंस देखो, क्या कोई ऑप्शंस दो सेम मिल रहे हैं तुम्हें? क्यू क्यू करके, पी पी करके नहीं मिल रहे तो ऑप्शंस को मत देखो, सेंटेंसेस को देखो, और सेंटेंसेस में भी क्या देखो? दिस और दीज देखो। ठीक है, और उनको पूरा पढ़ो। देखो दिस डेफिनेशन, तो भाई आप समझ गए ना कि भाई कौन सी डेफिनेशन, यानी पी से पहले जो भी आएगा उनमें कोई ना कोई डेफिनेशन की बात कही गई होगी। तो पी तो शुरुआत में नहीं आ सकता। अब देखो भाई, पी के पहले आर है, क्या आर में कोई डेफिनेशन है? इन इंडिया द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डिफाइंड ड्राउट एज ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट, बात खत्म। तो आरपी का ही सीक्वेंस आएगा। आरपी का सीक्वेंस और है क्या? एक तो ये रहा और एक ये रहा। अच्छा जी, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन इंडिया द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ऑप्शन को पूरा पढ़ेंगे फिर इसको। लेकिन ऑप्शंस देखने से पहले इन सभी सेंटेंसेस को पूरा पढ़ना है, ये रूल हमने ही बनाया था। देखो दिख रहा है ना यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सभी सेंटेंसेस को पूरा पढ़ लेंगे। ओके, चलो पढ़ लेते हैं। यस, तो दिस डेफिनेशन हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू मौसिनराम एंड चेरापूंजी, जो कि आपके मेघालय के पार्ट्स है ना, मेघालय में है। where even 1 week recording less than 0.25 mm of rainfall may be considered as a drought period. ओके, और इससे पहले की बात करें तो भारत में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ड्राउट को ऐसे डिफाइन किया है कि एक पीरियड ऑफ एटलीस्ट 22 कंसेक्यूटिव डेज, कि लगातार 22 दिन तक अगर सूखा रहे, मतलब लगातार 22 दिन तक बारिश के सीजन में लगातार 22 दिन तक 0.5 mm से कम रेनफॉल हो तो उसे सूखा, उस इलाके को सूखा इलाका कहते हैं। ओके, तो ये हो गया। लेकिन भाई मौसिनराम और चेरापूंजी के बारे में डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन वहां पर लागू नहीं होती, तो आरपी वाला करते हैं। अब देखो क्या क्यू से शुरुआत होती है क्या? इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन 60% सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल annually and in which the variability of rainfall is more than 20% are the drought prone areas in India. तो जनरल बात ये है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ, क्या ये हमने पूरा देख लिया। अब इस ऑप्शन के इसको देख लेते हैं। आर पहले आ सकता है क्या? कि ड्राउट की बात हुई है S1 में, है ना, कि ड्राउट जो है वो एक कंटिन्यूअस ऐसा पीरियड है जहां पर रेनी सीजन के बावजूद भी अच्छी खासी बारिश नहीं होती। उसके बाद आर पढ़ो। भारत में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ड्राउट को ये डेफिनेशन दी है। फिर पी पढ़ो, लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो मौसिनराम चेरापूंजी पर लागू नहीं होती है। फिर क्यू पढ़ो। इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड इन विच द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन 20% आर द ड्राउट प्रोन एरियाज इन इंडिया। ठीक है, और जनरल बात ये है। ओके, और फिर एस पढ़ो। Areas where the variability of rainfall varies between 20 to 60%। तो यहां क्या बात हुई है क्यों में, कि अप टू 20% भाई,
और यहां बात हुई है 20 to 60% और यहां बात हुई है क्रॉनिक डाउट की। तो सबसे पहले ड्राउट होगा यानी सूखा, नॉर्मल सूखा, उसके बाद क्रॉनिक यानी बहुत सीवियर सूखा, यानी स्थिति और बद से बदतर हो गई, यानी ये लो सीक्वेंस जम गया ना, हायरार्की जम गई, आरपी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होलावा शिके दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, रा 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 रा। ओके ओके, तो हम शुरू करते हैं सीडीएस फर्स्ट 2024 से वापस से। चलिए चलते हैं। तो कितना टाइम हो गया? लगभग 1 घंटा हो गया होगा। चलो चले, क्योंकि मैं इधर टाइमर लगा के बैठता हूँ मोबाइल में। चलिए, तो S1 पढ़ो भाई, S1 पढ़ो, है ना। ऑप्शंस देख लो, क्या 2 सिमिलर मिल रहे, क्या नहीं मिल रहे, यानी हमें सारे सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलो सारे सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या दिस और दिस जैसा कुछ मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। यस, S1 देखो, कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया। कॉटन जो है वो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स में से एक है। कैश क्रॉप्स क्या होती है? वो फसलें जो किसान, है ना, बेचने के लिए, है ना, कैश कमाने के लिए उगाता है, उसे कहते हैं कैश क्रॉप। जैसे कि हो गया कॉटन। कॉटन जो है बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, एंड इट मेक्स इंडिया एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन कॉटन प्रोडक्शन। और ये चीज जो है, कौन सी चीज? कॉटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप होना ही उसे एक, है ना, इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाता है कॉटन के प्रोडक्शन में। ओके, सिंपल। S6 पढ़ो, टू सपोर्ट द कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2 बेसिक स्टेपल ग्रुप्स विज मीडियम स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल। ये कॉटन के प्रकार हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉटन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इन 2 प्रकार के कॉटन पर MSP लेके आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। कि मतलब भाई कोई भी फार्मर अगर मंडी में लेके गया अपने इस प्रकार की 2 प्रकार की कॉटन को, तो उसे इतना प्राइस तो कम से कम मिलेगा, मिनिमम प्राइस, ऐसा। ठीक है, पी चलो। कॉटन सस्टेन्स द लाइवलीहुड ऑफ एन एस्टिमेटेड 508 मिलियन कॉटन फार्मर्स। जो कॉटन है ना, वो इतने फार्मर्स की लाइफ को सस्टेन करता है जो कि एंगेज्ड है इन रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कॉटन प्रोसेसिंग एंड ट्रेड। ये जो फार्मर्स है ये काम करते हैं। फिर क्यों देखो, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉटन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अराउंड 126 लाख हेक्टेयर्स अंडर कॉटन कल्टीवेशन विच इज अराउंड 38% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। तो इंडिया जो है इतना लाख हेक्टेयर कॉटन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो कि वर्ल्ड का इतना परसेंट है, ये बात हुई है। आर में देखो, कंट्री अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन। और टोटल फाइबर प्रोडक्शन का 25% जो है वो हमारा देश प्रोड्यूस करता है। एस देखो, अब फाइबर में सारे आ गए, कॉटन भी आ गया, वगैरह वगैरह सब आ गए। ठीक है, यस। इन द रॉ मटेरियल कंजप्शन बास्केट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन इज अराउंड 60%। कि भाई इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, यानी इंडिया के कपड़ा उद्योग में कॉटन का जो प्रोपोर्शन है वो अराउंड 60% है। 60% कॉटन का यूज होता है। ओके, तो यहां पर हमें कोई भी हिंट विंट नहीं मिला है। ठीक है, और साला आप ऑप्शंस के साथ तो जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सा, आपके पास एक गोल्डन रूल है, हायरार्की। हायरार्की को देखोगे आप। देखो भाई, सबसे पहले बात हुई है यहां पर कॉटन फार्मर्स की, है ना। तो सबसे पहले जब फार्मिंग की बात होगी तो फार्मर्स की बात होगी ना। तो सबसे पहले तो ये कंट्रीब्यूशन वगैरह की बात होगी ना। समझ पा रहे हो? यस। तो देखो यहां पर, तो यहां पर एक काम करो,
क्वेश्चन नंबर, अब यहां पर आप देखो हायरार्की कैसे मेंटेन करोगे आप। तो देखो ग्लोबल लेवल पे बात हुई है, आर को हमने पढ़ा, द कंट्री अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन। ठीक है, यानी पूरे ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन का 25% जो है फाइबर, अब उसमें कॉटन भी आ गया और सारे आ गए, मतलब एक बड़ा पैमाना। ठीक है, कॉटन भी और सारे। उसके बाद आते हैं नीचे, तो देखो इंडिया का हिस्सा टू द कॉटन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अराउंड 126 लाख हेक्टेयर, कि इंडिया इतनी खेती करता है कॉटन की। तो ये एक छोटा पार्ट हो गया कि फाइबर्स में भी कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया से कितना जाता है, 38% ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कॉटन का 38%। तो 35, ये 25% फाइबर सारा ही हो गया उसका, फाइबर्स में अब क्या आया, कॉटन आया। हायरार्की मेंटेन कर रहे हो ना, तो बड़ा पार्ट फिर छोटा पार्ट, फिर कि भाई इंडिया इतना काम करता है। फिर इसमें देखो रॉ मटेरियल कंजप्शन, फिर इंडिया कितना कंज्यूम करता है, 60%। जो भी कॉटन इंडिया उगाता है उसका 60% यूज करता है इंडिया। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री का 60% कॉटन है। उसके बाद अब ये उगाता कौन है, तो फिर छोटे लेवल पे आए कि भाई ये फार्मर्स, है ना, इन लोगों की जीविका इससे चलती है, तो पी। अब उसके बाद पी के बाद S6 देखो, टू सपोर्ट द कॉटन इंडस्ट्री। अब जिनकी लाइवलीहुड चलती है उससे, वो उस पर डिपेंडेंट है, तभी तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, इतने लोगों को, तभी तो गवर्नमेंट जीतेगी। तो भाई क्या सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस बन गया आर, फिर आर के बाद क्यू, फिर क्यू के बाद आपका एस, और उसके बाद पी, आर क्यू एस पी, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, चलो आगे चलते हैं। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, ऐसे देखो, द पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस एट एवरी स्टेज फ्रॉम परफॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी ये जो पॉलिसी है ये फॉर्मुलेटेड की गई है, बनाई गई है, फॉर्मुलेट की गई है थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस। हर स्टेज पे कंसल्टेशन हुआ है, फॉर्मुलेशन हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन, यानी उसके बाद फाइनल पॉलिसी बनी है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब आप देख लो क्या ऑप्शन में कोई दो सेम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, सेम की शुरुआत नहीं हो रही, तो आप सेंटेंसेस पढ़ने लग जाओ। ठीक है, अब यहां पर आप देख लो कि आर में क्या लिखा है यार, द पॉलिसी ऑल्सो लेज एम्फेसिस। पॉलिसी इस बात पर भी जोर देती है ना, किस बात पर, S1 में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो भाई आर तो आप खत्म कर दो, शुरुआत में नहीं आ सकता। ओके, तो आर खत्म हो गया। उसके बाद देखो क्यों, देखो इट हैज कम आफ्टर 34 years रिप्लेसिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। यानी S1 में क्या बात हुई है, एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात, फिर आगे क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिसी है वो 34 साल बाद आई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिप्लेस करते हुए, इसको रिप्लेस करते हुए। यानी ये तो हाईली रिलेवेंट है यार, ऑप्शन नंबर बी, है ना। उसके बाद क्यू के बाद क्या एस आ रहा है, क्या कि भाई पॉलिसी की बात हो गई, ये पॉलिसी किस पॉलिसी की जगह आई है उसकी बात हो गई। अब ये पॉलिसी क्या काम करती है, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म वगैरह वगैरह, और उसके बाद इट ऑल्सो लेज एम्फेसिस। तो उसके बाद पी भी है क्या, अच्छा देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। ये पॉलिसी जो है वो इंडिया को एक वाइब्रेंट सोसाइटी बनाना चाहती है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहती है, बोथ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन मोर होलिस्टिकली एंड फ्लेक्सिबल। दोनों चीजों को, कॉलेज और स्कूल एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहती है। फिर देखो पी आता है क्या, टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हाँ भाई, ये ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई है ना, कि ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, एजुकेशन को होलिस्टिक बनाना वगैरह वगैरह, तो ही तो आप उनको फुलफिल करोगे ना। तो एस के बाद पी आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। और इसके ऑब्जेक्टिव्स को फिल करने के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव्स हमने कहाँ दिखाए, पी से पहले एस में दिखाए। ये क्या चाहती है, इट सीक्स टू ब्रिंग एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन फॉर सस्टेनेंस डेवलपमेंट। तो सस्टेनेंस डेवलपमेंट के लिए और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इन चीजों की डिमांड करती है। ओके, उसके बाद आर, द पॉलिसी ऑल्सो लेज एम्फेसिस। पॉलिसी इस बात पर भी जोर डालती है ऑन ब्रिंगिंग आउट द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट,
कि हर एक स्टूडेंट की यूनिक कैपेबिलिटीज को सामने लाया जाए, एथिकल वैल्यूज, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जाए और कल्चर ऑफ रिसर्च एंड एनकरेज को फोस्टर किया जाए, एंड प्राइड इन इंडिया वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद S6 देखो, द पॉलिसी वाज फॉरबिल्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्टली राइट आंसर, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे चलते हैं CDS 2 2022 और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, इन 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं और आज की क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमने जो भी रूल्स सीखे उन रूल्स सभी को रूल्स को मैं वापस से लिख दे रहा हूं। ठीक है, सबसे की रूल आपका है हायरार्की, इस बात का ध्यान रखना। मैं पूरी क्लास को समराइज कर देता हूं एक बार। सबसे की रूल है आपका हायरार्की मेंटेन करना। ठीक है, यस। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम S1 S6 पढ़ते हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को हम उस वक्त देखते हैं जब ऑप्शंस दो सेम हो तब। अगर ऑप्शन सेम ना हो तो हम फिर सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उन वर्ड्स उन सेंटेंसेस को प्रायिकता देते हैं जिनमें दिस और दीज लिखा हो, है ना। और उन सेंटेंसेस को हम पूरा पूरा पढ़ते हैं और रिलेट करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था, उसके बाद हमने क्या लिखा, कुछ लिखा था क्या, कीवर्ड हायरार्की। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया था। ओके, तो ये तो हो ही गया। तो ये 4 प्रकार के रूल्स हमने अब तक देखे। ठीक है, मेरा गला साथ छोड़ रहा है थोड़ा, मैं पानी पी के आता हूँ, है ना। आ जाऊँ क्या पानी पी के, नहीं आऊँ, चलो वाह कोई बात नहीं, चलते हैं। S1 पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ो, S1 को रीड करो फटाफट से, बताओ भाई फटाफट से। S1 पढ़ो। द कंट्री हैज एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंटेड, यानी ऐसा चीज जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। तो कंट्री ने क्या एक्सपीरियंस किया, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेस किया। सिंस यानी जब से, सिंस द एडॉप्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन ईयर 1999। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 99 में आई थी, उसके बाद से कंट्री ने बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेस किया है। ओके, उसके बाद यस S6 देखो, इफ द कंट्री ड्रीम्स ऑफ ए मच लार्जर इकोनॉमी टुडे, अगर कंट्री जो है वो आज बहुत बड़ी इकोनॉमी, है ना, और एक्स्ट्रा बड़ी इकोनॉमी चाहती है, तो मच ऑफ द ऑप्टिमिज्म इज ड्यू टू द पॉलिसी चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द ईयर 1999। तो उसका जिम्मेदार जो है वो 1999 में जो चेंजेस हुए थे उनको ठहराया जाएगा। ओके, यस, इतना समझ आया। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कोई सेम है। बिल्कुल मिल गया भैया, सेम मिल गया, S4 सेम, S4 सेम। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से, पढ़ ले इसको पढ़ लेते। तो सबसे पहले S1 को वापस से पढ़ते हैं, फिर S को पढ़ते हैं, ताकि हम कुछ भूल गए हो तो हमें पता चल जाए। तो हमें क्या पता, हमने S1 में क्या देखा कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 1999 में, उसने अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाया है देश को। ओके, अब S पढ़ो। फेस्ड विथ ए क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस द कंट्री एडॉप्टेड द पॉलिसी इन द यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन 1999। तो ये तो भैया मजा आ गया ना, पॉलिसी आई थी, आई है ना, कहां आई, बजट में आई, बजट में इंट्रोड्यूस हुई थी, बात खत्म। यानी S आ सकता है शुरुआत में, ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद क्यों देखो, इन द इमीडिएट आफ्टरमार्थ ऑफ द न्यूली अनाउंस पॉलिसी, उस पॉलिसी के अनाउंस होने के जस्ट बाद ही, आफ्टरमार्थ यानी रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद ही देयर वाज एप्रीहेंशन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। मैं बताया था ना, एप्रीहेंशन यानी टेंशन। तो लोगों के दिमाग में चिंता थी कि ये पॉलिसी आई है तो क्या इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसा वैसा। तो इसके बाद क्यों भी आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बजट सेशन में पॉलिसी आई, फिर इसके आने के जस्ट बाद लोगों के दिमाग में टेंशन भी आई। फिर आर देखो, देखे विद इन ए फ्यू ईयर्स, लेकिन कुछ ही सालों में, हाउएवर, हालांकि कुछ ही सालों में द बेनिफिशियल इंपैक्ट जो थे इस न्यू अनाउंस पॉलिसी के, वो बिकेम मैनिफेस्ट थ्रू हायर जीडीपी एंड थ्राइविंग इकोनॉमी। लेकिन कुछ ही सालों में इसके असर दिखने लगे। तो भाई एक टेंशन जो हुई थी उसका विपरीत में चल रहा है ना आर वाला सेंटेंस, कि लोगों को तो बहुत टेंशन हो गई थी इसके बाद, लेकिन कुछ ही सालों में इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, फिर पी देखो,
द मिडिल क्लास, और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले ये बता रहे। देखो, द मिडिल क्लासेस हैव बीन द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को हुआ, हु टुडे एंजॉय फार ग्रेटर लेवल्स ऑफ इनकम देन देयर प्रीवियस जनरेशंस, जो अपनी प्रीवियस जनरेशंस के मुकाबले आजकल बहुत अच्छा कमा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द सुप्रीम राइट आंसर, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं फटाफट से। S1 देखो, द इंडियन cooperative movement is probably one of the largest, strongest and the oldest in the world with widespread spatial coverage। यानी जो इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हुआ था वह अभी तक का इज प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़े बड़े प्रोटेस्ट में से एक है, इसको बहुत अच्छी कवरेज मिली, डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज एंड एम्पल सक्सेस स्टोरीज। और इस कोऑपरेटिव मूवमेंट ने क्या किया, इसने बिजनेस एक्टिविटीज को फैलाया, बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट हुई एंड एम्पल सक्सेस स्टोरीज को इसने, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इसकी हैं। ठीक है, उसके बाद भी देखो, इट हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी वेरी रिसेंटली। तो भाई इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात हुई और इसने हाल ही में अपनी सालगिरह, है ना, 100 साल होने पर जो मनाई जाती है उसे बोलते हैं सेंटिनरी, ये उसने हाल ही में अपनी सेंटिनरी सेलिब्रेट की है। तो ये सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो और तो उसके बाद पहला सेंटेंस आप यही कहोगे ना, उसके बारे में कोई बात है तो ऑप्शन नंबर पी वाला कहाँ है, ये रहा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था यार। ठीक है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस में मत उठो, आगे वाला भी देख लो यार। ठीक है, तो इसने अभी अपना रिसेंटली अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, और क्यों में देखो, इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड दिस प्रिंसिपल, और ये जो थी वो इन प्रिंसिपल्स पे बनी हुई थी, है ना, इन वेक ऑफ मिजरीज ऑफ पीजेंट्री। ओके, आर, इट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये लास्ट सेंचुरी का इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाती है। फिर है एस, एवर सिंस द ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड एक्ट ऑफ 1909, यानी तब से, है ना, एवर सिंस यानी तब से, ये जो ऑफिशियल एक्ट है 1909 का, द मूवमेंट हैज पास थ्रू ए नंबर ऑफ फेजेस, ये जो मूवमेंट बना यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये बहुत सारे फेजेस से होके गुजरा है। अब आपको की पॉइंट मिल गया, नंबर ऑफ फेजेस, बहुत सारे फेजेस। तो आप एस के बाद आप देख लो ना कि क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका। S6 में देख लो कौन कौन से फेजेस, क्रेडिट, लाइक क्रेडिट मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डेयरी डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, शुगर वगैरह वगैरह, सभी फेजेस में इसने इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट ने काम किया। तो आपका भैया ये भी सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलें। यस, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको निपटा देते हैं जल्दी से, है ना। S1 देखो, ही रेजिस्टेड कॉलोनियल एजुकेशन नॉट जस्ट बिकॉज इट केम फ्रॉम द वेस्ट, तो उसने कॉलोनियल एजुकेशन को रेजिस्ट किया। कॉलोनियल एजुकेशन यानी कॉलोनी कौन, हम अंग्रेजों की, इंडिया जो है, इंडिया वो ब्रिटेन का एक कॉलोनी रहा है। तो कॉलोनियल एजुकेशन यानी ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में सौंपी गई एजुकेशन, तो ही रेजिस्टेड, थोपी गई, रेजिस्टेड कॉलोनियल एजुकेशन। उसने सिर्फ इसलिए कॉलोनियल एजुकेशन को विरोध नहीं किया क्योंकि वो वेस्ट से आई है, सिर्फ इसलिए उसने विरोध नहीं किया। तो फिर क्या कारण था भाई, हाँ, मोरओवर आ जाएगा क्या कि इससे ज्यादा, तो यहां तो इसने कुछ काम किए ही नहीं ना, तो मोरओवर कैसे आ जाएगा। मोरओवर तो वहां आता है जहां आपने पहला, अच्छा वैसे भी आर है ही नहीं शुरुआत में, मैं भी क्या फोकट में अपना दिमाग लगा रहा हूँ। ऑप्शन तो देख लो भाई, ऑप्शन में सिमिलर देखो, पहले सिमिलर पी है, ये रहा पी, सबसे पहले पी वाले को देखो। एसेंशली ही डिसलाइक्ड इट्स इनहेरेंट एलिटिज्म, इट्स यानी इसका, किसका, कॉलोनियल एजुकेशन का। तो इसकी बात हुई है और आगे इसी की बात हुई कि उसने जो है कॉलोनियल एजुकेशन का विरोध इसलिए नहीं किया कि वह वेस्ट से आई थी, है ना, खास तौर से, यानी एसेंशली यानी खास तौर से, ही डिसलाइक्ड इट्स इनहेरेंट एलिटिसिज्म, उसे इस कॉलोनियल एजुकेशन का इनहेरेंट यानी कोई चीज किस चीज में पहले से होना, है ना, यानी इस कॉलोनियल एजुकेशन में पहले से जो चीज शामिल है, इसके गहराइयों में गई हुई है, क्या, एलिटिसिज्म, कि
कॉलोनियल एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति खुद को एलीट समझता है, मतलब बाकियों को वो समझता है कि गवार अनपढ़, और खुद को समझता है यार अपन तो बहुत महान आदमी है। ठीक है, S1 S6 पे महारत हासिल कर ली तो अपन तो बहुत महान आदमी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, आपको पूरे ग्रामर पे कमांड हासिल करनी पड़ेगा। तो देखो भाई, इट्स irrelevances as far as the needs of Indian rural masses were concerned। और उसने सिर्फ इसलिए विरोध नहीं किया कॉलोनियल एजुकेशन का क्योंकि वो वेस्ट से आई थी, बल्कि खास तौर से उसे ये चीज पसंद नहीं थी, है ना, कि कॉलोनियल एजुकेशन का इनहेरेंट एलिटिज्म। और क्या पसंद नहीं था उसे ये पसंद नहीं था कि इसका इररिलेवेंस, जब तक की बात की जाए कि इंडिया के रूरल मासेस की, गांव के लोगों की, है ना, तो कॉलोनियल एजुकेशन बिल्कुल बकवास है, ऐसा वो कहना चाहता है। तो पी के बाद आर पढ़ो। आर, मोर ओवर, इसके साथ ही, विथ हिज प्रोफाउंड पेडागोजिक सेंसिटिविटी, हिज किसके लिए आया, इस ही के लिए आया। तो भाई बैठ रहा है ना तालमेल। इसके साथ ही, विथ हिज प्रोफाउंड यानी बहुत गहरा, पेडागोजिक सेंसिटिविटी, पेडागोजिक यानी कि टीचिंग का साइंस किस तरीके से पढ़ाया जाए, और इसके साथ ही अपने पेडागोजिक सेंसिटिविटी के कारण ही कुड सी द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, वो कॉलोनियल एजुकेशन के डैमेजिंग इफेक्ट्स भी देख पा रहा था। फिर आ जाओ क्यू में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिकॉज he felt that it has created a permanent bar between the highly educated few and the uneducated many, है ना। अब भाई, अब यहां पर बात हुई डैमेजिंग इफेक्ट्स की। कौन सा डैमेजिंग इफेक्ट भाई, तो आगे बात हुई है फॉर एग्जांपल, जैसे कि, है ना, जैसे कि इंग्लिश जो है वो सबसे पहला तो एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, इंग्लिश जो है वो एक बैरियर पैदा करती है, किसके बीच में, हाईली एजुकेटेड के बीच में एंड अनएजुकेटेड बहुत सारों के बीच में। मतलब कुछ लोग जो एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड तो बहुत सारे हैं, तो इतने अनएजुकेटेड लोगों से कुछ गिने चुने एजुकेटेड पर्सन कैसे बात करेंगे, है ना। इंग्लिश में थोड़ी बात कर पाएंगे, उन्हें तो समझ नहीं आएगी अनएजुकेटेड को, फिर देश कैसे चलेगा। तो यार बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है यार, खत्म, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हो गया, आपकी क्लास जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो गई है, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओ। और हाँ, यस, डेली क्विज़ेस होती है वहाँ पर, है ना। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट जो है कि भाई क्या कह रहा था यार मैं कह रहा था, हाँ यार, अगर लाइक नहीं करोगे, पसंद नहीं आया, तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है, वो भी कर सकते हो, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी रावल मर्जी। चलिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी प्रोबेबली क्लोज टेस्ट वाली होगी। ओके, चलिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।